इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन आज आपको BPSE 141 आज का उन्वान है गांधी लेगेसीज ब्लॉक थर्ड यूनिट 8 एंड 9 जिसका उन्वान है नॉन वायलेंट मूवमेंट्स एंड पेसिफिस्टिक मूवमेंट्स। अदम तशद्दुद की तहरीकें, अमन पसंद तहरीकें। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम आपको अदम तशद्दुद की तहरीक, तारीफ, अहदाफ व मकासद, अदम तशद्दुद की तहरीकों की नौयत, आज़ादी के बाद अदम तशद्दुद की तहरीकें, बुडन मूवमेंट, नई किसानों की तहरीक, चिपको मूवमेंट, जंगल बचाओ तहरीक, खामोश वादिया तहरीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरीकी मावनियत, लोकपाल बिल, अन्ना हजारी की नबिया तहरीक की तरफ से बदउनवानी मुखालिफ तहरीक और इसका खुलासा। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी का जब जद्दोजहद हमारे बापू ऑफ द इंडिया ने शुरू की तो इस बात का सबूत है कि गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका पूरा नाम था खून रेजी और तशद्दुद के बगैर अजीम इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। क्योंकि आज के हम इस महत्वपूर्ण विषय में आज आपको पूरा इस बारे में कि किन चीज़ों से हम कोई चीज़ को सबकत हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे हम कहेंगे सोशलिस्टिक, नेशनलिस्टिक, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट भी हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क को उन चीज़ों से, उस सोने से मालामाल किया जिस सोने का आज भी हम इजहार और इससे हम फायदा उठाते हैं। महात्मा गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान में बरतानवी राज, ब्रिटिश रूल के खिलाफ बरसों से अदम तशद्दुद की जद्दोजहद की, जिसे बिला आखिर उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आज़ादी दिलाई। बहुत कोशिश की, बहुत से मौके, बहुत से ऐसे हथियार यूज़ किए, बहुत से ऐसे टूल्स को यूज़ किया जिनसे गांधी जी का यही एक मकसद था कि इस तशद्दुद को, इस जालिमाना हुकूमत को, इस जालिमाना राज को कैसे ख़त्म किया जाए और आम नागरिकों को, आम लोगों को कैसे जिंदगी बेहतर गुजारने का मौका मिल जाए। इस अमर में उसने बहुत सारी कोशिशों को आजमाया, उनसे मदद ली, लोगों के दिलों में, दिमाग में इस बात का फलसफा जारी किया ताकि लोग अच्छी तरीके से, किसी हिंड्रेंस के बगैर कोई भी चीज़ का प्रयोग करना या कोई भी गलत रास्ता इख्तियार करना, उन चीज़ों से गांधी जी ने बहुत हद तक कोशिश की कि हिंदुस्तान के इन आम नागरिकों को इन रास्तों से बचाए। गांधी जी का फलसफा जो था, हर किसी में हम देखते हैं कि गांधी जी का जो फलसफा था वो सच्चाई, कुर्बानी, अदम तशद्दुद, बेलफ्ज़ खिदमत और ताउन पर मबनी था। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर किसी भी चीज़ को आपको हासिल करना है या किसी भी चीज़ में आपको सबकत हासिल करनी है या कोई भी चीज़ आपको हासिल करना है तो उसमें आपको क्या करना है, सच्चाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, उन चीज़ों को कुर्बान करना है, उन ऐश आरामों को आपको कुर्बान करना है जिनसे आप इतना लुत्फ अंदोज हो रहे हो कि आप अपने या अपने दूसरे भाइयों के जितने भी
राइट्स है, जितने भी फराइज है, उनको पामाल किया जा रहा है। इस असना में गांधी जी ने 69 या हम कहेंगे 9 से लेके 1909 से लेके 1948 तक, इस दौर में 40 या 50 साल की उम्र में गांधी जी ने इतनी कोशिशें की कि आज भी हिंदुस्तान उन चीजों को याद करता है। आज भी पूरा विश्व, पूरा दुनिया इन चीजों पे अमल करके एक ना एक तरीके से अपने आप को उस जालिमाना हुकूमत या उस जालिमाना राज से मुक्त कराते हैं। ये गांधी जी का ख्वाब था कि चाहे वो इंसान बरतानवी हुकूमत से था या वो हिंदुस्तान से, हर किसी के लिए इसके अपने हकूक है, इसके अपने हक है, इसके अपने चीजों का जो यूज करना है वो अपने तरीके से, मीन्स कि अपना उतना ही वो उन चीजों का प्रयोग करे कि दूसरे लोगों को उनके इस्तेमाल करने में दुश्वारियां ना हो। जदीद दौर में आदमी तशद्दुद के तरीके समाज एहतिजाज के लिए एक ताकतवर हथियार रहा है। नॉन वायलेंस गांधी जी का एक बहुत बड़ा और लंबा सा हथियार था। इस चीज के लिए एक आपके पास इतना ताकतवर हथियार है जिससे आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या किसी भी चीज को बदलने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। यही वो हथियार है, यही वो सच्चाई है कि नॉन वायलेंस से आप दुनिया के किसी भी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज यही है, नॉन वायलेंस मूवमेंट। इससे पहले हमने सत्याग्रह की बात की, हमने गांधी जी के जो अपने विचारधारा था उनकी बात की, आज हम उनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो इन चीजों से गांधी जी के मुताबिक बहादुर होना चाहिए, न कि बुज़दिल। क्यों? क्योंकि एक आदमी तशद्दुद या किसी भी नॉन वायलेंस को हासिल करने, नॉन वायलेंस से कोई भी चीज हासिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए, न कि बुज़दिल। इसे तशद्दुद का निशाना बनाए बगैर अपने ख्यालात, तजवीज़ और ख्यालात पेश करने चाहिए। सच्चाई और अपने तशद्दुद के हथियार से जंग लड़नी चाहिए। मीन्स किसी और चीज से, अपने ख्याल के लिए, अपनी तजवीज़ से, या किसी और चीज के लिए, या किसी के अपने ख्यालात से किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर हासिल होने वाला है तो वो सच्चाई से, ईमानदारी से, नॉन वायलेंस के ऐसे हथियार है जिनसे कोई भी जंग लड़ी या जीती जाए। गांधी जी का यही एक आइडियोलॉजी था कि सच्चाई उस रास्ते तक इंसान को ले जाता है, सच्चाई इंसान को तब उस मुकाम तक पहुंचाता है जिससे इंसान का जितना भी कहना हो उससे दूर रह जाता है। यही वो सच्चाई है, यही वो नॉन वायलेंस का हथियार है जो इंसान चाहे तो किसी भी पहाड़ को भी रेज कर सकता है। मीन्स कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, इन्हीं जैसे हथियारों को यूज करके उस मुश्किल से मुश्किल नक्शे को, उस मुश्किल से मुश्किल चीज को आप हासिल कर सकते हो। गांधी जी ने कहा था कि सच्चाई से बुलंद कोई खुदा नहीं है। ये गांधी जी का कहना है कि देयर इज नो ट्रुथ, देयर इज नो अबाउट द ट्रूथ, देयर इज नो गॉड अबाउट द ट्रूथ। सच्चाई से बुलंद कोई खुदा नहीं है, ये गांधी जी का कहना है। अगर आपको कोई भी मालिक ढूंढना है, अगर आपको कोई भी अपना वाकिफ ढूंढना है, अगर आपको कोई भी अपना परवरदिगार ढूंढना है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको ये इज्जतें दी है, तो उसको किस चीज से ढूंढा जाए, उसको किस चीज से यूज किया जाए? वो सच्चाई ही है। गांधी जी के ख्यालात के मुताबिक
عدم तशद्दुद दुनिया के हर किस्म के मसाइल का हतमी हल है। हर किसी को अपने इस दुनिया में अगर जीना है तो नॉन वायलेंस से ही वो कोई भी हल निकाल सकता है। गांधी जी की हिकमत अमली, सच्चाई, कुर्बानी, अदम तशद्दुद, बेलौस खिदमत और ताउन का मजमूआ है। यही गांधी जी का नारा था। आपकी जो किताब है इसमें यही चीजों का दर्ज दिया गया है कि गांधी जी ने किन चीजों का प्रयोग किया, किन चीजों से उसने हासिल किया, किन चीजों से इतने वो मशहूर हुए, किन चीजों को उसने देखे, अपने चीजों को छोड़ के इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया। उसने यही कहा कि सच्चाई आपका कहीं तक भी ले सकता है और ये कुर्बानी जो है नॉन वायलेंस से है, या किसी को खिदमत करना, लेकिन कोई ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस खिदमत से या किसी को ताउन देना। यही मजबूरी वो चीजें है जो आपको कहीं सबसे ऊंचाई तक ले सकते हैं। गांधी जी का नॉन वायलेंस या अहिंसा ये खाली सिर्फ खून रेजी की नेगेटिव सेंस नहीं थी, बल्कि ये गुस्सा, खुद गर्जी, नफरत और दुश्मनी की आदमी मौजूदगी के लिए कड़ी थी। मीन्स की गांधी जी का यही कहना है कि ये जो नॉन वायलेंस या अहिंसा हम जिसको कहते हैं, ये सिर्फ मैंने यही नहीं कहा कि ये खून रेजी मीन्स की वायलेंस का एक नेगेटिव सेंस है, बल्कि ये जो आपके पास गुस्सा है, जो आपके पास ये एंग्रीनेस है, जो आपके पास ये खुद गर्जी है, जो आपके पास नफरत है लोगों की, जो आपको नफरत है अपने कौम की, जो आप किसी आपको दुश्मन समझते हो, इनके लिए ये एक खड़ी मिसाल है, एक खड़ा हथियार है इनके लिए। गांधी जी के लिए अदम तशद्दुद इनके सत्याग्रह के उसूल से जुड़ा हुआ है। नॉन वायलेंस इज इट इज विद द रूट्स ऑफ द सत्याग्रह, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्याग्रह हो, नॉन वायलेंस हो, अहिंसा हो, वट एवर नॉन का मीन्स ये सारी चीजें जो है ये वो आइडियोलॉजीज है गांधी जी के, जिनसे उन्होंने अपने मुल्क को आजादी के इस सूरज से रोशनास किया। गांधी जी के लिए सत्याग्रह को इखलाकी उजरत के अलावा किसी और हथियार की जरूरत नहीं है। अगर हमें गांधी जी के ये जो सत्याग्रह को हमें इखलाकी उजरत अगर हमें है तो वो हमें यही है कि जो सत्याग्रह ने हमें सिखाया है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लॉज है, इसके लॉज से ही हम आगे चल रहे हैं। हिंदुस्तान अगर आगे जा रहा है तो उसके पास वो कानून है जिसको हम कहते हैं कि ये दुनिया के हर कानूनों से अबतर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मुल्क है जहां लोग फैसला साजी के अमल में बराह रास्त शामिल है। यही वो मुल्क है, यही वो जमहूरी मुल्क है जिसमें लोग अपने वसाइल या अपनी चीजों को निशाना बनाते जा रहे हैं और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को हो रहे हैं। करप्शन या सियासत करपट निज़ाम जो आज़ाद और मुफ्तसाना होना चाहिए, इनके खिलाफ तहरीकी और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सियासी मज़हमत पर गांधी के सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के वजन पर जोर दिया है। गांधी जी वो सियासी लीडर था, वो सोशल एक्टिविस्ट था जिसने अपने इस तहरीक को, इस आज़ादी के रोशनी को उस खून से सिंचा है, उस खून से अपने इसको याद किया है जिसमें हम कहते हैं कि सत्याग्रह और अदम तशद्दुद को इतने तरीकों से, उतने एजाज से उसने पेश किया है जो कि आज भी हम उनको कह सकते हैं कि ये सबसे जो माइल चीजें यही है अगर रैली में है। गांधी जी वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर
बाइकआउट, धरने या नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की जैसी तहरीकों का इस्तेमाल किया। क्यों किया? कि ये जो सिविल नाफरमानी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाइकआउट, क्वाइट इंडियन मूवमेंट, धरने दे दिए खाली इसी चीज के लिए कि, लेकिन ये सभी जो चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, सारी चीजों को उसने क्या किया कि नॉन वायलेंस से रंग ले लिया, ताकि लोगों का खून जाया ना हो, लोगों की जो इतना अजीम तरीन जो शख्सियत है वो जाया ना हो, आम नागरिक को परेशानी ना हो, आम नागरिक को इन चीज़ों का बड़ा फायदा मिले, उस तरीके से कि उसने नॉन वायलेंट के बगैर उसने कोशिश की कि इस चीज को आराम से हासिल किया जाए। वो फितरत से जैसे तरीके इस्तेमाल करें। अच्छा, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अमेरिका में शहरी हकूक़ की तहरीक, अगेन ये जो व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के दरमियान जो साउथ अफ्रीका में ये, इस पे भी बस बाइकआउट, धरने अलहदों के जुल्म को बेनकाब करने में बहुत मौसर रहे कि जो हुक्मरान जो हैव नॉट्स है, जिनको हम कहते हैं कि इतने कि बड़े अमीर लोग जो तो होते थे गरीबों का खून चूसते थे, इस पर गांधी जी ने उस चीज को खत्म करने के लिए उसने यही नॉन वायलेंस की, आप इनके खिलाफ मुजाहरे करो लेकिन कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। एहतियाज को गैर मुतशद्दिद होने के लिए ताहम खलक को खुद निज़ाम और ज़ाब्ता करना होगा। मुजाहिरीन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, अक्सर कुर्बानियाँ और तकलीफ बर्दाश्त करने की ख्वाहिश के जरिए इसमें हफ्तों तक चलने और मालिश करने के निज़ाम को बज़ाब्ता से लेकर पुलिस और चौकी ग्रह को इस्तेमाल किया। ये गांधी जी का नारा था, ये गांधी जी ने किया कि अंग्रेजों के खिलाफ उस तरीके से लड़ाई लड़ी, उस तरीकों से, लेकिन क्या था कि नॉन वायलेंस उसके पास। ये जो मैंने आज टॉपिक ही उठाया है आपके बुक से कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, अब चाहे इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने कहे कि इन तारीखों का प्रयोग किया जाए, और आज भी बड़े बड़े जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स है या बड़े बड़े सियासी लीडर जितने भी है, वो इन चीज़ों का यूज़ करके, वो इन चीज़ों का तहे दिल से इन चीज़ों को एनालाइज करके हमेशा के लिए बहुत ऊंचे तक पहुंचने के लिए गांधी जी के इन फलसफों को बड़े प्यार और अमन से पढ़ के इनका प्रयोग करता है। गांधी जी के मुताबिक गैर मुतशद्दिद तरबियान सेशन और ज़ाब्ता अखलाक का बुनियादी मरकज था। अब हमारे पास और एक चीज है कि सजेशंस जो है गांधी जी ने प्रेजेंट की, उस अपने व्यूज को, अपने सजेशंस को, अपने ख्यालात को, कि वायलेंट के बगैर हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले कि वायलेंट के बगैर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए और अपनी जद्दोजहद को उस तरीके से जारी रखा जाए अपने मकसद को हासिल करने के लिए, न कि वायलेंट बल्कि नॉन वायलेंस का नारा ज़्यादा उसने बुलंद किया। हम कहते हैं फिर नॉन वायलेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, या जिसको हम कहते हैं आज़ादी के बाद अदम तशद्दुद की क्या तहरीकें। अगर हम कहते हैं कि 1940 में बुडान मूवमेंट, गांधी जी ने एक पैरोकार ने 40 की दहाई के आखिर में क्या किया, बुडान के तस्वुर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। बुडान को उम्मीद थी कि वो हिंदुस्तान को के बेजमीन किसानों के लिए जमीन का तोहफा के मसाइल को हल कर दे। ये आचार्य विनोबाई ब्रेव, जिसको हम कहते हैं बुडान मूवमेंट, ये गांधी जी का एक
फॉलोवर था, जिसने कि प्रोपेगेट किया कंसेप्ट ऑफ द बूडान कब इन 1940-50s। इसका ये मूवमेंट जो आगे चल रहा था इन्हीं चीज़ों पे चल रहा था। कंसंट्रेटेड जो था इन 1960 में कि 3 एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए, क्या कि जितने भी लैंड लॉर्ड्स है, जो बेज़मीन किसान लैंड लॉर्डनेस किसान फार्मर जो है, जो बेज़मीन किसान है, उनको ज़मीन का तोहफा दिया जाए। लेकिन ये ख्याल करना गलत होगा कि बूडान का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की वसूली और तकसीम से है। मगर अगर हम कहते हैं कि इस बूडान का ज़्यादा से ज़्यादा जो मकसद रहा वो यही मकसद रहा कि बेघर बेज़मीन जितने भी फार्मर्स है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटीज़ है जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन का तोहफा दिया जाए। इस तहरीक का मकसद समाज को आगे बढ़ाने का पहला कदम था। यही वो तारीख था जिसने क्या इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। जैसे समाजी इक्तिसादी मैदान में एक हम जहर इनकलाब के तौर पर पेश किया जाना था कि इसको समाजी लिहाज से हम बहुत बड़ा एक पहला और बहुत बड़ा हम एक तहरीक मानते हैं। इब्तिदा में बुनियादी तब्दीली के जरिए हिंदुस्तान के समाजी ढांचों को तब्दील का एक गैर मुतशद्दिद तामीरी प्रोग्राम था। ये बूडान मूवमेंट वो मूवमेंट था जो कि हमने कि एज अ ग्लिमर ऑफ द होप दैट द लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो पुअर लैंडलेस पुअर पीपल थे, नीडी पीपल थे, उनका यही इस तहरीक का ज़्यादा मकसद यही था कि उनको ज़मीनें दी जाए, इनको ज़मीन से माला माल किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ का गुजारा भी कर सके। और इसी मसबत से खुद बहुत सारे की कयाम जिसको हम कहते हैं, या हम खुद मुख्तारी बनाने जा सके कि लोग इन चीज़ों से खुद मुख्तार, लोग इन चीज़ों से कि अपने आप की कमाई खुद करें, या दूसरों पे ना हो कि इनके पास हाथ पाँव तो है, तो ये ज़मीन को जोत भी सकते हैं, ये ज़मीन में अनाज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि इनकी गरीबी जो है, इनकी लाचारी जो है, वो दिन ब दिन दूर होते जाएगा। अगर ये अब इसका मकसद अमीर ज़मींदारों के ज़हनों को मुतासिर करना था ताकि वो बगैर किसी झपर या तशद्दुद के इजाफी ज़मीन छोड़ दे, कि इस बूडान मूवमेंट का मेन मकसद यही था कि जो अमीर ज़मींदार है, वो अपने अलावा जितनी भी उनके पास ज़मीन है, वो उसको बिना किसी जबर से, बिना किसी तशद्दुद से, बिना किसी वायलेंस से, बिना किसी वायलेंट प्रोसेस से उसको छोड़ दे, उस ज़मीन को ये अमीर लोग छोड़ दे, ताकि हम इस ज़मीन को गरीब लैंडलेस लोगों में बांट दिया जाए, और वो अपने जो ट्रेन लिव जो है उसको कोशिश करें पालने के लिए। नए किसानों की तारीख जो 1980 की दहाई, नई किसानों की तारीख ऐसे वक्त में उभरी जब हिंदुस्तान में ज़ियारत मुकम्मल तौर पर बदहाली का शिकार थी। ये उस वक्त शुरू हुआ जब तिजारत की शराइती ज़राअत के खिलाफ जा रही थी, ज़राअत से आमदनी कम हो रही थी। ये न्यू फार्मर्स मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, न्यू फार्मर्स मूवमेंट, ये तहरीक 1980 में बारिश में आई। क्यों? इसका यही था कि ट्रेड बहुत कम हो रहा था, काश्तकारी बहुत कम हो रही थी, तिजारत की शराई रिज़्क़ के खिलाफ जा रही थी, ज़राअत से आमदनी कम होती जा रही थी, अनपढ़ की कीमतें किसानों को पहुंचने से बाहर हो रहे थे वगैरह। ये महाराष्ट्र में शिकारकारी संघ के तहत शुरू हुई जब इसने प्याज की मुनसिफ कीमतों का मुतालबा किया। ये महाराष्ट्र में ये जो नई न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो है ये कहाँ पे शुरू हुई? महाराष्ट्र में, जब प्याज की
दामों में महाराष्ट्र के किसानों ने यही मुतालबा किया था कि इनकी कीमतों का इजाफा किया जाए ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे, या हमारे इन चीज़ों पे जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा आ रहे हैं जितने हमारे पास इनका कीमत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कर्नाटका राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के तहत कर्नाटक के बाद किया गया। अगरचे इनका आगाज जो है, अगरचे इस नई किसान तहरीक का आगाज तकरीबन एक ही वक्त में हुआ, लेकिन किसानों की तंजीम के दरमियान इख्तिलाफात ने इन तहरीक को हिंदुस्तान सियासत में बड़ा ताकत बनने पर रोक दिया। लेकिन कुछ ऐसे किसान तहरीकों ने, कुछ ऐसे किसान की तंजीमों ने इस न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो 1980 का, इसको अपने एक सियासी ताकतवर चैलेंज बनने के लिए बहुत सारी किसान तंजीमों के दरमियान इसका इख्तिलाफ हुआ, इनके दरमियान नॉन कॉपरेशन हुई, जिसकी वजह से ये बड़ा ताकत बनने से इसको इन किसानों ने रोका। इख्तिलाफात के बावजूद किसानों ने नई तहरीकों में हिंदुस्तान में किसानों के बारे में गुफ्तगू, तजवीज़ और तासीर में एक मिसाली तब्दील लाई। लेकिन अगरचे इसको रोकने के लिए इस तहरीक में इख्तिलाफात किसानों के दरमियान होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ तजवीज़ें, कुछ तासुरात अमल में लाई गई। इसने पॉलिसी साजों को ज़राअत के गहरे बहरान के साथ साथ हिंदुस्तान में ज़राई तबकात के हालात को हल करने पर मजबूर किया। इसके बावजूद वो मुल्क में बुनियादी तब्दीली लाने में कारगर साबित नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि तहरीकें शुरू हुई से अंदरूनी तनाज़ात और तज़ाद पर काबू पाने में नाकाम रहे। उन्होंने अंदर से कोई बुनियादी परस्ती एजेंडा तो नहीं लिया, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ज़मीनी इस्लाहात का मुतालबा करने की ज़हमत नहीं की, और न ही इन्हें मुल्क के अतराफ में रहने वाले दलितों समेत पसमंदा तबकात पर होने वाले मजालिम की फिक्र थी। ये गांधी जी का एक ऐसा था कि लोगों ने इस चीज़ों पे क्योंकि गांधी जी का यही पहले से ही यही नारा था कि जो लैंड होल्डर्स है उनको, उनके पास ये एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्टशिप का एक कंसेप्ट है, उनके पास उन्हीं चीज़ों का, उतनी ही चीज़ों का प्रयोग किया जाए, उतने ही ज़मीन का प्रयोग किया जाए जिनको उतनी ज़रूरत है। बाकी जो भी ज़मीन जो है वो बाकी लैंडलेस लोगों की ओर दिया जाए, ताकि वो इसी ज़मीन से कोशिश करे अपने ज़िंदगी गुजारने का, और अपने बाल बच्चों को इन्हीं चीज़ों से, इसी ज़मीन से कुछ कमाए, ताकि वो बाद में गरीबी या हैव नॉट से बचने की पूरी कोशिश करे। अच्छा, चिपको मूवमेंट, ये भी एक गांधी जी की आइडियोलॉजी में याद किया जाता है। चिपको तहरीक एक गैर मुशद्दद, जिसको हम कहते हैं गैर नॉन वायलेंट समाजी और माहौलियाती तारीख की इब्तिदा मौजूद उत्तराखंड रियासत के गढ़वाल हिमालयी पहाड़ी इलाके में हुई। 1973 में बड़े सैलाब ने वादी कुंड के इलाके में जानवर माल को तबाह कर दिया। सारा कुछ खत्म हुआ था। कहाँ पे? जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड में एक माउंटेनी हिमालयन रीजन था, वहां पे सारा कुछ खत्म हुआ, और इसी मैसिव फ्लड से लाइफ प्रॉपर्टी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पूरे तरीके से इनकी जितने भी माल जान था वो ज़ाया हुआ था। जितने भी उनके पास सामान थे, जितने भी उनके पास चीज़ें थे, वो पूरा ख़त्म हो चुका था। एक दिन औरतों ने मजदूर को कुल्हाड़ी से देखा। इन मजदूरों को कश्मीर ठेकेदारों ने दरख्त काटने के लिए भेजा था। एक दिन
एक दिन उन्होंने देखा कि औरतों ने देखा कि यही जो उत्तराखंड के, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को देखा कि उनके हाथ में क्या थे, उनके हाथ में तलवारें थे। और ये किसी ठेकेदार ने इन मजदूरों को भेजा था कि वहां के जंगल से, वहां के उस इलाके से क्या ये जो दरख्तें हैं इनको काट लिया जाए। और इस बावजूद खवातीनों ने एहजाज किया और दरख्तों की हिफाजत का अज़म किया। उन्होंने कोशिश की कि कि इन चीज़ों से, कि इन ही जंगलात की वजह से हम अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनसे हम बच रहे हैं। और उन्होंने एहतजाज किया। खवातीनों के छोटे ग्रुप ने मुसलसल चौकस रखी कि उन्होंने पहरा दे दिया वहां पे कि ताकि ये लोग ना आए और इन दरख्तों को काट के ना ले जाए, और दरख्तों को गले से लगा ताकि कटाई को रोक जा सके। उन्होंने उन दरख्तों को हता कि अपने कपड़ों से, अपने पैरों से, अपने हाथों से पकड़ के रखा ताकि कोई भी ऐसा ना करे कि इनकी कटाई हो, इनको इन दरख्तों की बर्बादी है हो जाए, और उस बर्बादी, दरख्त की बर्बादी से खुदा न खास्ता हमारी बर्बादी भी, और इसी ताहम कटाई को रोक जा सके। सिंधुलाल बोगना गोरिया देव और ओ गंगा देवी की क़यादत में अपने साथी कारकुन के साथ ये तहरीक काफ़ी कामयाब रही। लेकिन इन जब के सारे लोगों ने इस चीज़ का अज़म किया कि हम इन चीज़ों को पूरे तरीके से बचाए, पूरे तरीके से हम इन चीज़ों को याद करेंगे ताकि हम पूरी तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करें, ताकि इन जंगलों से, इन दरख्तों से हमारी रोजी रोटी छूट न जाए। नतीजन हुकूमत को खत में कमर्शियल ग्रेन कटाई पर पाबंदी आयद कर दी। और उसी असना में कि जब इन औरतों ने तहे दिल से अपनी ताकत और मगन से इस चीज़ को, इन दरख्तों को काटने से रोकने की कोशिश की, तो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत हिंद की तरफ से इन पे पाबंदी आई कि इनको काटना लिया जाए। दूसरा है जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि 1970 में शुरू हुआ। अच्छा, 1970 में जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हम नेचुरल सॉल फॉरेस्ट को रिप्लेस करेंगे वैल्यूड टीक वुड से। जब 1970 की दहाई में हुकूमत ने कुदरती साल जंगल को इंतहाई कीमतों सागुन से बुलंद करने का फैसला किया, जब उन्होंने यही कहा कि हम इन चीज़ों को सागुन से, कि जो इसमें दरख्त है, जो इसमें कुदरती दरख्त जो है, उनको हम काट के दूसरे कीमती सागुन से उन चीज़ों को हम बदल डालेंगे, तो बिहार के कबायली इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ज़बरदस्त तादाद में सामने आए। लेकिन बिहार के लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, इसके खिलाफ इसको आगे बढ़ने न दिया कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो दरख्त है इनको काट नहीं दिया जाएगा, न सागुन का दरख्त जो है न हम उसको लगाने देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल दरख्त जो है, नेचुरल जो ट्रीज है, उनको ही बचाया जाए। बिहार में शुरू होने के बाद ये तहरीक, लेकिन बिहार में ये तहरीक जो है बाकी रियासतों में जैसे उड़ीसा में, झारखंड में भी फैल गई। इसका यही मकसद था कि जो हता कि ये ज़्यादा कि जंगल, जितने भी जंगल जो एरिया था बिहार में, उस एरिया को दूसरे जो उनमें नेचुरल जो दरख्त है उनको चेंज करके किसी एक और कीमती दरख्त जिसका नाम था सागुन से इस्तेमाल किया, सागुन को लगाया जाए ताकि इससे पाए। लेकिन वहाँ के बिहार के लोगों ने इसके खिलाफ जोर जबरदस्त शोर शराबा के साथ एक तहरीक का इस्तेमाल किया, जो कि तहरीक न कि खाली बिहार में बल्कि उड़ीसा और झारखंड में भी जोर से फैल गई। अब और एक है
साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, खामोश वादी तहरीक 1970 से 1980 तक, जो एक समाजी तहरीक जिसका मकसद खामोश वादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, जो केरला के पालघर ज़िला में एक सदाबहार जंगल है, जो 1973 में शुरू हुई थी, जिसने बहुत से कारकुनों लोगों को इकट्ठा किया। ये इज्तिमा हार्डवेयर और प्रोजेक्टों से वादी को सैराब करने से उससे रोकने पर मजबूर था। ये था हमें जंगल बचाओ आंदोलन, या हम जिसको कहते हैं साइलेंट तहरीक। अब नरमा बचाओ आंदोलन या नरमा बचाओ तहरीक जिसको हम कहते हैं, बुनियादी तौर पर जो है ये तहरीक तरक्की के बाद बाकायदा और गैर जिम्मेदाराना तर्ज के खिलाफ एक तहरीक थी। ये एक मशहूर तहरीक थी नरमा बचाओ आंदोलन। ये एक एसेंशियल मूवमेंट था गांधी के। उसमें क्या था कि इरेगुलर एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, की किसी इज्जत से या नॉन रेगुलेटरी से डेवलपमेंट की जा सकती थी, डेवलपमेंट जाने की कोशिश की जा रही थी। डैम की तामीर से मुतासिर लोगों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक सलबी जंगल थी। आंदोलन का बुनियाद जोर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के मुखालिफ करना था, जो नरमा पर बनाए जाने वाले सबसे बड़ा डैम था। ये जद्दोजहद 1985 में शुरू की हुई। इस मसले के बारे में बेदारी फैलाने के लिए भूख हड़ताल कि वहाँ के लोगों ने भूख हड़ताल की, यकजाती का माहौल दिखाया, यकजाती मार्चे की, मीडिया की तशबीह दी, ताकि जिससे ये लोग अपने आप को इंसाफ की फराहमी की यकीन बनाने के लिए की जाने वाली अवलन अदम तशद्दुद की जद्दोजहद में से एक है। लेकिन 1989 में ये एक मुकम्मल माहौलियाती और माशी तहरीक बन गई, जिसने डैम की तामीर की शिद्दत मुखालफत की। इस डैम को बनाने में इसका ताल्लुक नहीं थे, इसका तालमेल नहीं देते थे, जिसने और एक मुनसफाना आबादी की पॉलिसी का मुतालबा किया। पढ़कर तहरीक की एक मुतासिर कारकुन रहनुमा रहे। मीन्स ये वो चीज़ें हैं, ये वो मोमेंट्स है जिनको हम कहीं ना कहीं हम गांधी जी के उस आइडियोलॉजी से टच करते हैं, उसी आइडियोलॉजी से, क्योंकि ये इन लोगों ने कोई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नॉन वायलेंस से ही काम लिया, बल्कि उस तरीके से अपने इन चीज़ों को यूज़ किया, अपनी चीज़ों को प्रयोग किया। चाहे वो नरमा बचाओ आंदोलन था, चाहे वो जंगल बचाओ आंदोलन था, चाहे वो खामोश वादी तहरीक था, चाहे वो टिप्को मूवमेंट था, चाहे वो और कोई मूवमेंट था। इस मूवमेंट पे सबसे जो है गांधी जी के ही आइडियोलॉजी को यूज किया जा रहा था। गांधी जी के आइडियोलॉजीज को अपनाया जाता था ताकि लोग इन चीजों से बच जाए। लोकपाल बिल जो अन्ना हजारी ने 2011 में एंटी करप्शन के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये बदवानी मुखालिफ कारकुन अन्ना हजारी ने 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली के जंतर पत्थर में भूख हड़ताल शुरू की तो पूरी कौम इकट्ठा हो गई। ये वो तहरीक थी जो हाल ही में 2011 में 5 अप्रैल को अन्ना हजारी ने, एक सोशलिस्ट था, तो उसने किया कि एंटी करप्शन के बारे में, और इसके साथ खड़े हुए। इस तहरीक के नतीजे में जब ये तहरीक जोर पकड़ी तो वजीर ज़राअत जो थे उस टाइम शरद पवार ने वज़राए के ग्रुप से इस्तीफा दी। तो उसने वज़राए किराम के ग्रुप से ही उसे इस्तीफा दी। क्यों? जिन लोकपाल बिल का मसले का जायजा लेने का इल्जाम आयद किया गया था, जिन लोग
जिन लोकपाल बिल जैसे शहरी मुस्तहब बिल भी कहा जाता है, एक अंदाजी बदमानी बिल है जिससे हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी के कारकानून ने तैयार किया था, जिसमें बदमानी के मुकालमात की तहकीकात के लिए एक आज़ादी इदारा जिन लोगों को पाल की तहरीक का मुतालबा किया जाता है। 2012 में नई दिल्ली ग्रीन रैप ने लोगों के तरफ से तशद्दुद रद्दअमल को जन्म दिया, जो इस बात का इजहार करने पर बिल्कुल वाज़ेह था कि उनके पास काफ़ी हो चुका है। इस वाक़े के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किए। इस तहरीक ने सोशल मीडिया पे भी हलचल मचा दी, जहां लोगों ने अपने पकड़ काले नक्ते में तब्दीली कर दी और देशों हजारों लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक पेंशन पर दस्तखत किए। तहरीक को मद्देनजर रखते हुए मरकज और मुखालिफ रियासतों की हुकूमत ने खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम का हासिल किया। ये था इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक कामयाबी से जो मुल्क चला रहे हैं। नजरिया तौर पे ये अब तक का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है कि गांधी जी का यही मशवरा था कि जिन चीज़ों का आप प्रयोग करें, लेकिन वो नॉन वायलेंस होने है, चाहे वो अहिंसा के तौर तरीक़ों पे होना चाहिए, वो सत्याग्रह के तरीक़ों पे होना चाहिए। हमारा और यूनिट है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक मूवमेंट, या हम जिसको कहते हैं कि ये एक पैसिफिक हथियार है एक गांधी जी के निज़ाम से। इस चीज़ में हम आज जो बयान करने जा रहे हैं, अमन पसंद तहरीक जिसको कहते हैं, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, तारीफ अमन पसंद क्या है, तनाज़ात के हल के लिए अमन पसंद, गांधी जी और अमन पसंद, नामवर अमन पसंद, दुनिया में अमन पसंद की मकाबात और खुलासा। तारीफ जो है से मतफ़ा है, अगर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, लफ्ज़ पैसिज्म में तर्जुमा करते हैं, तो हम कहते हैं ये एक लातीनी वर्ड है जिसको हम पीस मेकिंग में, जो ये एक लातीनी वर्ड है और ट्रांसलेट अगर हमको तो पीस मेकिंग से दो चीज़ों पे, पैसी एंड फैकस। पैसी मीन्स पीस एंड फिजस मीन्स मेकिंग। द बेसिक जो एम था इस पैसिज्म का, अमन पसंद का बुनियादी मकसद तनाज़ात को पुरअमन तरीके से और तहरीकी और इंतहाई खुश असलूबी से हल करना चाहिए। इसका मतलब ही यही था। गांधी जी ने जो ये इस चीज़ को पैसिफिस्ट, हम उसको कहते हैं, गांधी जी वाज अ पैसिफिस्ट, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि वो कहता है कि अगर आपके बीच में कन्फ्लिक्ट है, आपके बीच में अगर किसी चीज़ का मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको खुश असलूबी से अमन तरीके से उसको हल किया जाए। अमन पसंद जंग या फौज कार्रवाई का या ताकत के इस्तेमाल की सख्ती से मुखालफत करते थे कि ताकत से, वेपन से या और किसी सख्ती मुखालफत से, इन चीज़ों से कोई भी अमन हासिल नहीं हो सकता है। बुनियादी अकीदा यही था गांधी जी के, सियासी, माशरी और समाजी मकासद को तशद्दुद के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता है, कि यू कैन नॉट अचीव पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस बाय द यूज ऑफ वायलेंस, कि आप वायलेंट तरीके से किसी भी सियासी, समाजी, माशरी बिल्कुल भी उनमें हिस्सा नहीं ले पाओगे तब तक जब तक आप में
इस चीज का डेवलपमेंट और पैसिमिज्म का डेवलप ना हो, अमन पसंदी का जहन न बना हो। ये हुकूमत या किसी दूसरे तंजीम की तरफ से अपने मकासद हासिल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। ये वो चीज है, ये अमन पसंदी वो चीज है जो आपको कोई भी मकसद हासिल करने के लिए, कोई भी तंजीम से जुड़े रहने के लिए आपका एक हथियार है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब है अमन, इसका मतलब है पीस। इसीलिए बिल्कुल वाज़ेह है, ये बिल्कुल एनालाइज किया हुआ है कि अमन पसंदी जंग और फौजी कार्रवाई के खिलाफ है कि आप अगर कोई भी चीज को हासिल करना है, किसी भी चीज को निपटाना है, तो उसको अमन से ही हासिल किया जा सकता है, न कि कोई भी फौजी, कोई भी फोर्स से। ये नोट करना जरूरी है कि अमन पसंद की कोई मुतय्यन तारीफ नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन फॉर द पैसिज्म। इसको एक लफ्ज में या एक चीज से हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इसको मुख्तलिफ तरीकों से समझाया जाता है। डिफरेंट फिलोसफर्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द पैसिफिस्ट्स। इस चीज को हासिल करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए ये एक हरफ या एक माना से मुतय्यन नहीं है, बल्कि इसको बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से समझाया है। हता कि तमाम जुमरे इस बात पर मुतफिक है, all the stakeholders, all the societies, all the educators are on a single way, एक मुतफिक एक ही राय है उनके कि इसका मतलब है खाली अमन, इसका मतलब है अमन। तवज्जो बातनी और ज़ाहिरी दोनों तरफ से, जो कि इनफरादी सतह पर हो या माशरती सतह की तरफ। अगर हमें अमन से रहना है, अगर हमें अमन से रहना है, अगर हमें अमन को पसंद करना है, तो अमन पसंदी पर अमल करना होगा। अगर आपको अमन पसंद रहना है, अगर आप अमन पसंद करते हो, तो आपको अमन पसंदी पर अमल करना है। अमन में अगर आपको रहना है इस दुनिया में, तो आपको अमन पसंदी पर अमल करना है। अमन पसंदी का बुनियादी फलसफा, नजरिया और उसूल मबनी तालीमात में अपनी छठे तलाश करते हैं कि यू कैन यूज इट फॉर द रिलीजियस पर्पस। कोई भी चीज को हासिल करने के लिए, कोई भी फलसफे को पढ़ने के लिए, कोई भी उसूल को अपनाने के लिए आपको किस चीज का यूज करना है, वो है हमारा अमन पसंद। अमन पसंद के हामी का माना है, इसके जो स्कॉलर व्यू है कि इस आइडियल पर अगर सब अमल करे, अगर सब लोग इस चीज पर अमल करे, तो आलमी अमन अमान का बाइस बनेगा, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होगी। इसको मिली जब महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे आलमी रहनुमाओं ने इसकी वकालत की। They were like advocates of this pacifism, Martin Luther King and Gandhiji. Gandhiji was always in favor of peace, truth, non-violence, और इस पर अमल करके दुनिया को जबर से आज़ाद हासिल करने की एक नई उम्मीद दी। ये वो पैसिज्म, अमन पसंदी, वो एक ऐसा हथियार है जिसने इस दुनिया को जीने के लिए एक नई उम्मीद पे खड़ा किया। अमन पसंदी में दुनिया में तनाज़ात के हल का सबसे मौसर जरिया है। अमन पसंदी जो है दुनिया में
कोई भी चीज हासिल, कोई भी तनाज को खत्म करने के लिए सबसे मौसर जरिया है। अमन पसंदी जो है इस अकीदे के तौर पर बयान किया जाता है कि जंग समेत किसी भी किस्म का तशद्दुद किसी भी हालत में नाकाबिल जवाज है, कि अमन पसंदी बिल्कुल भी जंग को अपोजिट कर लेता है, कोई किसी भी किस्म का तशद्दुद को अपोज कर लेता है। खाली क्या कहता है कि आपको अमन पसंदी होना चाहिए, यू शुड मेक द लव ऑफ द पीस। और ये कि तमाम तनाज़ात को पुरअमन तरीक़ों से तय किया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी तरीका जो है, इसको अगर हल करना है, इसको अगर कुछ चीज़ों से प्रयोग करना है, तो वो है यही कि और इन तमाम लोगों पर लागू होता है जो जंग की मुखालफत करते हैं। अमन पसंदी की तारीफ वसी पैमाने पर इन अनफरादी को भी शामिल करने के लिए की गई है जो मैदानी जंग में जारी कत्ल वगैरह के लिए सख्ती से हसास और फौजी हमल की मुखालफत करते हैं। अमन की मुंतशर वकालत में महसूस है जिसमें अदम तशद्दुद के इक़दामात, दरखास्तें, मुज़ाकरात की तलाश शामिल है। तनाज़ा और एक पायदारी अमन के लिए चैंपियनिंग उसूल है। ऐसे कारकन आदमी तो आमतौर पर अमन पसंदी और नीम अमन पसंदी ग्रुपों को जरिए अपने ख्यालात और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माशरी अशर तनाज़ात के बगैर नामुमकिन मुल्क है। सोसाइटी जो है इसमें किसी न किसी चीज़ का तनाज़ा और इसको अगर हल करना है तो हमें अमन पसंदी से ही काम लेना है, लेकिन माशी तनाज़ात को कंट्रोल के बगैर नामुमकिन से बदतर है। कानून और बहबूदी तनाज़ात की मशरियात में मुतालबा तनाज़ा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तनाज़ात के बारे में गांधी का नज़रिया और इसके इजहार की अहमियत है। इनकी सबसे अहम वसीयत में से इनकी तशरीह के मुताबिक गीता हर एक शख्स को सच और झूठ का साथ रखने वाले के तौर पर देखती है। गीता में लिखा है कि सच और झूठ, कि एक शख्स सच और झूठ एक साथ ही रखने के लिए तौर पर देखती है। हाउ इट इज पॉसिबल एंड ऑनेस्ट एंड वॉस मैन टुगेदर। जंग का मैदान हमारे अपने जिस्म में है। गांधी ने अपनी तालीमात का खुलासा करते हुए कहा, तनाज़ात पर अदब में बैनुल-अक़वामी तनाज़ात खाना जंगी या जंगों के मानी बैनुल-अक़वामी की दायरे में एक इसलाह के तौर पर तनाज़ात को सही तस्वुर पर इख्तिलाफात आज तक गालिब है। तो इसी पैसिज्म को डिफाइन किया गया है। ये वो बिलीफ है, चाहे कोई भी वायलेंस हो, वार हो, अनजस्टिफिकेबल हो या कोई भी सर्कमस्टेंस हो, दैट ऑल दीज डिस्प्यूट्स, चाहे वो वार हो, चाहे वो नॉन वायलेंस हो, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंस हो, अगर इनको आपको हल करना है, इफ यू हैव टू सेटल आउट दीज डिस्प्यूट्स, यू हैव टू सॉल्व इट बाय पीसफुल मीन्स। अगर आप इन चीजों को खत्म करना है तो आपको किस चीज से ये होगा पीसफुली से, जिनमें ममालिक, अफराद, ग्रुप वगैरह शामिल होते हैं। हर तनाज़ात की शिद्दत हासिल करने के इदारे और तनाज़ात को हल करने के लिए की गई पहल में फ़र्क होता है। आज हमारे पास तनाज़ात के हल के
जो तनाज़ात की शनाख्त और तजदीद करने में मदद करते हैं। हमारे पास पुरजोश अफराद और तंजीमें भी है जो फ़िरक़ीन के दरमियान तज़ादात को हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। लिहाजा तसद्दुम तनाज़ात के बावजूद का ये मुतालबा हरगिज़ नहीं है तनाज़ात एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। पैसिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, गांधी जी और अमन पसंदी जंग को अमन के हुसूल के लिए एक काबिल कबूल जरिया के तौर पर मुस्तरद करती है। अमन पसंदी किसी की ज़ाती ज़िंदगी में अदम तशद्दुद के अज़्म को ज़ाहिर करती है, जिसमें बर्दाश्त, सब्र, रहम, माफ़ी, मोहब्बत जैसे बलकाल खूबियाँ पैदा करने की कोशिश शामिल हो सकती है। गांधी जी पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान तनाजुर में अमन पसंदी की खूबियाँ बयान की। आदमी तशद्दुद के बारे में इनके ख्यालात और नज़रियात इनके ज़हन रियासत के माशरे और सच्चाई के उसूल पर इनके इंतहाई अनासर से निकले हैं। गांधी की तरह आदमी तशद्दुद के अमल के खामियों का ख्याल है कि अगर माशरे अपनी वसाइल को शहरियों को आमद तशद्दुद की जदोजहद के लिए तैयार करने और आदमी तशद्दुद के अमल को हम आहंगी करने पर मजबूर करे तो आदमी तशद्दुद ज़्यादा कामयाब हो सकता है। गांधी ने जंग के खात्मे और आलमी अमन की क़याम और फराह के लिए दलील दी। गांधी जी वो एक शख्सियत है जिन्होंने महसूस किया कि अमन की क़याम के लिए काम करने के लिए बैज़ तरीक़ों और अदारों को इस्तेमाल करना या तैयार करने के लिए रियासत और कौमों के ज़रिए बेहतर तरीक़ा से ताजुब किया जा सकता है। बहुत चीज़ें जो हमने इसमें जो है डिस्कस करने, बहुत चीज़ें, ताकि मैंने इन चीज़ों पे रोशनी डाली जिनसे कम से कम रोशनी डाली, क्योंकि ये एक टॉपिक अगर दिनों में भी पढ़ाया जाए तो अब भी कम है, लेकिन मैंने थोड़े चीज़ों का यहाँ पे है कि आपको प्रयोग किया। आलमी बरादरी, आलमी हुकूमत और एक बड़े बैनुल-अक़वामी तंजीम की जगह एक बैनुल-अक़वामी पुलिस फोर्स, गांधी जी ने फौजी हमले के लिए प्रैक्स के तौर पर सत्याग्रह की सिफारिश की, जो इसका अदम तशद्दुद का तरीका था। उन्होंने दावा किया कि सत्याग्रह एक आलमगीर के कानून के तौर पर है और यहाँ तक कि मुखालिफों के सख्त तरीन दिल व दिमाग में तब्दीली ला सकती है। गांधी जी वो एक शख्सियत है जिन्होंने मुखालिफिन को इनकी गलतियों को माफ़ करने में यकीन रखते थे। मुखालिफ को माफ़ करने की ये सलाहियत इखलाकी तौर पर आला फर्द को परवान चढ़ाए गए, क्योंकि माशरे अपने तमाम अफराद का मजमूआ है, इसलिए माफ़ी का ये मियार मुतअद्दिद तौर पर लोगों और कौमों में अमन और हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए फैल सकता है। गांधी का अहले अमन पसंद इनके मुतहरिक आम तशद्दुद के अक़ीदों और हतमी सच्चाई को तलाश करने की इनकी कोशिश से माख़ूज़ था। इसका ये इद्दा कि सच्चाई और अदम तशद्दुद पहाड़ियों की तरह पुराना है। हमें अदम तशद्दुद की हुकूमत, हमें अदम तशद्दुद की हिकमत अमली और अमल के बारे में इनके गैर समझौता करने वाले मौक़िफ़ की झलकियाँ मिलते हैं। ये गांधी जी का एक सबसे बड़ा अहम रोल था। इस तरह इसके तरीक़ों को इस अंजाम से मिलना था जिसकी तलाश रही। नुक्ते नज़र सच्चाई अंजाम को हासिल करने के लिए सच्चा ज़रिया होना चाहिए। इसकी मोहब्बत और इंसाफ की इखलाकी आपस में जुड़ी हुई है। गांधी जी वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने
पीस मेकिंग या इन जैसे तब्दीलों का इजाज़ा किया है। शुक्रिया, थैंक्स।